हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम एक एनएफओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड लेकर के आ रहा है, जो एनएफओ 26 अप्रैल को ओपन होगा और ये 10 मई तक ओपन रहेगा। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहते हैं, चाहे वो एनएफओ हो या एसआईपी हो या कोई फंड के बारे में रिव्यू देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का डिटेल जानेंगे, इसका फंड मैनेजर कौन है, इसमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ इसमें क्या रिस्क होने वाला है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है एक इकोनॉमी का बेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग फंड अगर आप देखोगे, चाइना की बात करें या जैसे बड़ी कंपनी, बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग क्या अपना जो मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रॉन्ग किया है, इसके चलते उनका जो इकोनॉमी है ग्रो किया है। सो बेसिकली हम अगर बात करें 2023 से लेके जो 2030 तक रहेगा, वो अमृतकाल रहेगा, जिसमें हमारा देश जो है, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर ग्रोथ देखने को मिलेगा, इस दौरान देखने को मिलेगा। सो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अमृतकाल में ग्रोथ देखने को मिला है। सो अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग जीवीए जो वैल्यू ऐड करने वाला है, यानी ग्रॉस वैल्यू जो ऐड होने वाला है अगले 7 साल के अंदर, यानी 2023 में आप अगर देखोगे जीवीए, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 453 यूएसडी बिलियन के जो है वो 2.8x ग्रो करने वाला है, जो लगभग 1281 बिलियन यूएसडी में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो नॉर्मल जीडीपी है उस हिसाब से ग्रो करने वाला है, जो कि 3,353 करोड़ है, 3,353 बिलियन डॉलर है, वो 2x ग्रो करने वाला है, यानी 7,000 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। उसके चलते हमारा मैन्युफैक्चरिंग जीवीए भी साथ ही साथ ग्रो करने वाला है। सो बेसिकली हम देखें कि कोई भी इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है उसका ड्राइविंग फोर्स कौन होता है, कौन उसका ग्रोथ को तेजी से आगे ले जाता है, उसका बेसिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो जिस देश का, जिस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, उसका इकोनॉमी उसी के साथ ही ग्रो करता है। सो हम अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, थाईलैंड का जो हाई ग्रोथ देखने को मिला था 1985 से 91 तक हाई ग्रोथ देखने को मिला था। उसी दौरान जो जीडीपी था वो 9.3 था, एवरेज जो जीडीपी था 9.3 था, और इसी दौरान जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था उसमें वो 21.9% था, जबकि इसका एंड में यानी 91 तक ये 28.2 तक पहुंच गया था। और चाइना की अगर बात करें, चाइना में 1990 से लेके 2005 तक अमृतकाल यानी हाई ग्रोथ देखने को मिला था, और इसी दौरान जो है एवरेज ग्रोथ जीडीपी का जो था 9.8% था। ओके, सो हम अगर देखें इसी दौरान जैसे 1990 से लेके 2005 तक जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना था, 1990 में 9.1% था, जबकि 2005 में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो एंड था उसी दौरान जो है 32% तक पहुंच गया था चाइना का इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। सो कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले ग्रो करता है, यानी साथ ही साथ ग्रो करता है। इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करता है। कंट्री का इकोनॉमी जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। सो इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें, 2023 से लेकर 2030 के अंदर हम अगर देखें, एक्सपेक्टेड जीवीए 15% से ग्रॉस, जो मैंने बताया ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 15% से लेकर 20% तक, 15 से 20% तक पहुंचने वाला है। सो इसी दौरान जो है हमारा जीडीपी यानी जो इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। ओके, सो जो की फैक्टर्स हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। इंडिया का मेजर जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। सो मैन्युफैक्चरिंग इसमें लीड करने वाला है। आने वाले समय में जो ग्रोथ देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में जो है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, इसमें लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। सो मेजरली हम अगर बात करें, इंडिया का जो 45% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, और ये जो एग्रीकल्चर बेस से धीरे धीरे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लेबर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर
आने वाले। हम ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमी ग्रो किया है इसी वजह से ग्रो किया है, क्योंकि जो वहाँ पे अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए हैं लोग, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम, फार्म में काम करने वाले लोग जो होते हैं, जो थे वहाँ पे चाइना में, वो फैक्ट्री में काम करने लगे। यानी उनका जो इकोनॉमी ग्रो करने का मेन रीज़न है कि दोज पीपल, जो लोग फार्म में काम कर रहे थे, वो फैक्ट्री में काम करने लगे। इसके चलते इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करने लगा। सो मैन्युफैक्चरिंग जो है 4x वैल्यू ऐड करता है एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उससे ज़्यादा। अगर वो लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे तो उसमें जो है 4x ग्रोथ देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। दोस्तों, हमारे देश में अभी करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट किया जाता है जो चीज़ें, वो कम एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। यानी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीदा जाता है। तो इससे चलते क्या ना कि हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। सो चाइना और वियतनाम की अगर हम बात करें, उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज़ी से ग्रो किया है। इसके चलते वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और कम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो इसका मतलब हुआ कि वो ज़्यादा पैसे बाहर से, यानी डॉलर ज़्यादा उनका देश में आ रहा है, तो उसके चलते उनका करंट अकाउंट डेफिसिट होने की बजाय वो करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहे हैं। बल्कि इंडिया में अभी करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं इंपोर्ट के बदले में। यानी ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, जबकि कम चीज़ें एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर देशों में। सो ये मेजर रीज़न है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में बहुत जो है एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। इसके चलते जो बाहर करेंसी यानी डॉलर वगैरह कम आता है इंडिया के अंदर। इसके चलते आपको करेंसी डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, कम इंपोर्ट होगा, तो हमारे पैसे जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा आने लगेंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में बदल सकता है। ओके, सो की मैन्युफैक्चरिंग जो रेजिलियंस है वो क्या क्या है देखते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो बाहर देश में नहीं है। मेजर रीजन है कि अपॉर्चुनिटी, पहला अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे लार्ज कंज्यूमर बेस है, बहुत सारे लोग कंज्यूम करने, क्योंकि हमारे देश का जो पॉपुलेशन लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड का है, तो कंज्यूम करने वाले लोग बहुत होंगे। सो लार्ज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक कंट्री का स्टेबिलिटी, यानी एक कंट्री का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आता है, बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। यानी करंट अकाउंट हमारे इंडिया में अभी करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, तो उन लोगों का कंट्री में करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ये मेजर बेनिफिट रहेगा कि हम उसके चलते जो डॉलर का अप्रिसिएशन होता है वो कम होने लगेगा। आप देखोगे इंडिया लास्ट 10 ईयर्स में जो INR है, इंडियन रूपी है, वो डेप्रिसिएट किया है 3.3% आज अगेंस्ट डॉलर। लेकिन चाइना और वियतनाम में देखोगे वो कंपैरेटिवली कम डेप्रिसिएट किया है क्योंकि उनका जो है करेंट अकाउंट सरप्लस है। अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे लो कॉस्ट लेबर सप्लाई देखने को मिल रहा है। नहीं, हमारे जो प्रोडक्शन अगर कोई भी चीज़ किया जाता है, एक तो लो कॉस्ट लेबर मिलेगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अगर कंपेयर करें चाइना या अदर कंट्रीज़ के अंदर साथ कंपेयर करें तो हमारे देश में लो कॉस्ट लेबर होता है। सो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। जो मेजर जो खर्चा आता है मैन्युफैक्चरिंग में, एक तो लेबर कॉस्ट लो रहेगा, साथ ही साथ कंपेरेटिवली ग्लोबली आप कंपेयर करोगे इंडिया में सबसे कम है। सो कंपेयर करके हम देखें जो स्कोर जो मिला है पीयर एशियन कंट्रीज़ के अंदर, हमारे देश में जो है लेबर कॉस्ट सेकेंड रैंक में है, वर्ल्ड का सेकेंड रैंक में है। और जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। वर्किंग एज जो लोग होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। और ग्रेजुएट्स भी सबसे ज़्यादा है, जो खास करके स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश में बोलने वाले ग्रेजुएट्स भी सबसे ज़्यादा है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है इंडिया का, लार्ज सोर्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्किल्ड लेबर सप्लाई करने के लिए इंडिया में है, जो यहाँ पे आपको सस्ते में मिल रहा है। सो मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर्स इंडिया में ही होता है। सबसे ज़्यादा 3 व्हीलर इंडिया में बनता है, ट्रैक्टर भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, और सेकेंड जो पोजीशन में आता है 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है। और जहाँ तक आप अगर बात करें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, फार्मा में भी मेजर जो है यूएस में 5% का ग्लोबल मार्केट है, लेकिन इंडिया में 8% है। यानी इंडिया का
जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया फार्मा में, वो जो है यूएस को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया का अगर एक्सपोर्ट की बात करें 8% के CAGR के हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो कि यूएस का खाली 5% है। ओके और यहाँ पे खास करके जो यूएस में लार्ज शेयर जो है यूएस का जेनरिक दवा जो इंडिया से ही सप्लाई होता है। मोबाइल का भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस की बात करें, मोबाइल की अगर बात करें, इंडिया में पहले इंपोर्ट हुआ करता था, मोबाइल्स बाहर से इंपोर्ट होता था। धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आपको मेक इन इंडिया स्टेप लिया गया है, और इसमें खास करके जो PLI स्कीम निकाला गया, उसके चलते बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे हैं मोबाइल्स वगैरह। तो ये धीरे धीरे इंपोर्ट जो होता था पहले, ये इंपोर्ट कम होने लगा और एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। अभी अगर बात करें लगभग जो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है 7x हुआ है और एक्सपोर्ट 60x बढ़ा है इंडिया का। सो ग्लोबली अगर देखा जाए मोबाइल फोन का जो रैंक है इंडिया का 178 जो FY16 में था, अभी वो 5 नंबर पे आ गया है। यानी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है मोबाइल का, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, जो कि 5th रैंक पर इंडिया में है। सो आइए नज़र डालते हैं इस फंड का जो इंडेक्स है उसका रिटर्न के बारे में। हम अगर देखें इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिटेल सारा हमने आपको बताया क्या क्या बेनिफिट है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्यों ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, बहुत सारे रोड्स बनाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया गया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेनिफिट रहेगा। सो मेजरली अगर रिटर्न की बात करें, लास्ट 10 साल का रिटर्न देखें, ये 16% का रिटर्न देखने को मिला है, 16.2% निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का रिटर्न, और जब निफ्टी 500 का जो है 15.8%, 5 ईयर CAGR रिटर्न 21.2% और निफ्टी का 17.2%, 3 साल का 25%, 25.4%, जबकि निफ्टी 500 का 19.3%, और एक साल का, पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है इस इंडेक्स के अंदर, जो कि 55% एक साल के अंदर रिटर्न देखने को मिला, जबकि निफ्टी 500 में 40.5% का रिटर्न देखने को मिला था। सो मेजरली देखें पिछले 2-3 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, इसके चलते रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल रहा है इस इंडेक्स के अंदर। सो आने वाले समय में ऐसे भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो वाई इन्वेस्ट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, मेजरली हम बात करें एक्सपोजर इन मल्टीपल थीम्स, कई सारे थीम के अंदर एक्सपोजर हो रहा है और एक्सपोजर है, और ग्रोइंग कंजप्शन, हमारे देश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो कंजप्शन भी ओब्वियसली बढ़ने वाला है, इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट्स कम होगा और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनियां जो चाइना में पहले मैन्युफैक्चर करते थे अभी इंडिया में आए, जैसे टेस्ला की बात करें, या आपका मोबाइल कंपनियां जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। सो ये बेनिफिट, यानी चाइना +1 का बेनिफिट यहाँ पे आपको इंडिया में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, सारा चीज़ मैंने बताया जो है, लेबर कॉस्ट कम है, बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके चलते चाइना प्लस वन बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये इंडिया का एक पावर हाउस बनने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनने वाला है आने वाले समय में। सो आइए डिटेल में जानते हैं फंड मैनेजर के बारे में। फंड मैनेजर मिस्टर राकेश सेठिया है, जिनको लगभग 19 साल का एक्सपीरियंस है, और इसमें से 17 साल जो है रिसर्च में ही इनका एक्सपीरियंस है। सो डिटेल फंड की अगर बात करें, ये फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा, जो प्रिडोमिनेंटली जो स्कीम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग थीम को फॉलो करने वाला है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। बेंचमार्क रहेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसका बेंचमार्क रहेगा, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका लोड स्ट्रक्चर की बात है, यानी एंट्री लोड तो निल है, एग्जिट लोड की जहाँ तक सवाल है, आप अगर 1 महीने के अंदर आप अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, अगर 1 महीने के अंदर एग्जिट या स्विच करते हैं, तो आपको
1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। सो प्रोडक्ट सुइटेबिलिटी की बात करें, ये बेसिकली इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, और ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रिडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।